हाँ जी स्टूडेंट्स, हिस्ट्री का अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भारत का विदेशी आक्रमण, भारत पे विदेशी आक्रमण कब कब किसने किया। इससे पहले जो हमने मगध पर जो 7 राजवंशों का हमने इतिहास पढ़ना चालू किया था, उसमें आपको मैंने हर्यंक वंश करवा दिया, शिशुनाग वंश करवा दिया, नंद वंश करवा दिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि मगध पे जो शासन हुआ उसकी ट्रिक क्या है? हसीन, मसूक, सा, ये 7 राजवंश हैं। इसमें से है से आपका था हर्यंक वंश, ठीक है जी, हर्यंक वंश। सी से क्या था? शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। न से क्या था? नंद वंश, नंद वंश तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने मौर्य स्टार्ट, म से मौर्य है आपका, सु से सुंग वंश, क से कण्व वंश और सा से सातवाहन वंश, ठीक है जी। लेकिन बीच में क्या है? मौर्य उत्तर काल में मौर्यों के का बाद विदेशी आक्रमण हुए, वो भी हमने क्या है पढ़ना है। तो इसके बीच में आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? आईएसपी के, यानी कि ये 4 हैं जो विदेशी यहाँ पर आक्रमण करके अपना राज करेंगे, इनके बारे में भी पढ़ना है। और हर्यंक वंश के टाइम पे ही हखमनी साम्राज्य के द्वारा, ईरानी जो साम्राज्य था, हखमनी साम्राज्य था जिसे फारसी साम्राज्य भी बोलते हैं, उसने आक्रमण किया था, उसके बारे में पढ़ना है। शिशुनाग वंश के टाइम पे और नंद वंश के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण होता है, तो ये हमने पढ़ना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मगध पे किस वंश का शासन था जब सिकंदर ने भारत पे क्या किया था? 326 बीसी में आक्रमण किया था। क्या बताओगे? नंद वंश का। और शासक कौन था? धनानंद था। ये कहानी आपको बता रखी है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करने वाले हैं? जो हर्यंक वंश के टाइम पे आक्रमण हुआ उसके बारे में। अच्छा, एक बात यहाँ और ध्यान देखो, कहते हर्यंक वंश को क्या बोलते? पितृहंता वंश बोलते। ये रिवाइज करवा रही हूं मैं कल का आपको। और इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु, फिर उसका पुत्र उदयन, और उदयन के बाद नागदशन। ये आ गया अपना 4 नंबर, नागदशक, ठीक है जी। बिंबिसार का पुत्र कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु का कौन? उदयन। उदयन ने कौन सी राजधानी बनाई थी? अपना पाटलिपुत्र। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि किस शासक के समय कौन सी राजधानी हुआ करती थी। तो आपने क्या बताना है कि जब बिंबिसार था तो राजगृह थी, अजातशत्रु था तब भी राजगृह थी, लेकिन जब उदयन आया इसने क्या किया? एक नया नगर स्थापित किया जिसका नाम इसने पाटलिपुत्र रखा, जो आधुनिक क्या है? बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है जी। और अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। और इसकी हत्या कौन कर देता है? शिशुनाग। अगला पढ़ते हैं। शिशुनाग वंश को भी एक बार रिवाइज कर लो। हमने क्या पढ़ा था? शिशुनाग इसका संस्थापक होता है। शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन। और शिशुनाग को क्या, शिशुनाग ने किसको मतलब कि अपनी राजधानी बनाया? वैशाली को बनाया था। और कालाशोक, फिर उसके बाद नंदीवर्धन, फिर उसके बाद नंदीवर्धन के बाद अपना पाटलिपुत्र। अच्छा, ये बताइए जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी वो किस शासक के समय पे हुई थी? किस शासक के समय पे? अजातशत्रु। ये मैंने करवाया था ना आपको, अजातशत्रु के समय पे हुई थी। उसके बाद कालाशोक के टाइम पे सेकंड बौद्ध संगति होती है। साबक मीर उसका अध्यक्ष बनता है, 383 बीसी में होती है। चारों की चारों बौद्ध संगतियां आपने अच्छे से दिमाग में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्मानंद। और इसके आगे मतलब कि क्या है? ये इतने पुत्र होते हैं। और धनानंद क्या है? इसका अंतिम होता है, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की हेल्प से कर दी जाती है और वहां का शासन पे क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया जाता है। तो ये 322 बीसी में ऐसा हुआ था। तो राजगृह इनकी क्या थी? राजधानी थी। अंतिम कौन था? धनानंद था।
अब हम क्या पढ़ेंगे कि भारत के पे जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में। आज का हमारा ये टॉपिक है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से पढ़िए। कहते भारत प्राचीन काल से अपनी आर्थिक समृद्धि और भौतिक संपदाओं के लिए विश्व विख्यात रहा है। ठीक है जी, यही कारण है हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ओके, और यही वजह रही है कि विदेशी आक्रांताओं के लिए हमारा देश हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है, कि यहाँ पे उनका जी ललचाता रहा है कि यहाँ पे साम्राज्य विस्तार किया जाए, यहाँ की धन दौलत को लूटा जाए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र से विदेशी शासक आए और आक्रमणकारी आते रहे हैं और यहाँ की धन वैभव को लूटने की कोशिश करते आए हैं। कभी यहाँ साम्राज्य हथियाने की कोशिश करते आए हैं। आइए जानते हैं विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से। भारत पे सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था जी? पर्शिया की तरफ से। कौन सा पर्शिया, जिसको ईरान बोला जाता है, उसका एक साम्राज्य था, कौन सा? हखमनी साम्राज्य। इसकी तरफ से पहला आक्रमण होता है, याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? ईरान। ठीक है जी, ईरान जिसे पर्शिया बोला जाता है, वहां का एक साम्राज्य था जिसका नाम था हखमनी साम्राज्य। वहां से पहला आक्रमण यहाँ पे देखने को मिलता है। केबीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, कहते पर्शिया ईरान का हखमनी साम्राज्य साइरस द्वितीय, याद रखना साइरस द्वितीय, इसने क्या किया था? सिंध के पश्चिम में, ठीक है जी, जो भारत का ये अपना सिंध इलाका पड़ता है, इधर वाला सिंधु नदी के किनारे के आसपास का, सिंध के पश्चिम में भारत की सीमावर्ती क्षेत्र को जीता और कपिशा नगर को क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। साइरस द्वितीय ने 550 बीसी में, कब? 550 बीसी में भारत पे प्रथम असफल आक्रमण किया था। वो आपसे पूछेंगे भारत पे आक्रमण करने वाला पहला विदेशी, तो क्या बोलोगे? हखमनी साम्राज्य। कौन सा शासक था, किसने आक्रमण किया था? साइरस द्वितीय ने, लेकिन वो असफल था। और सफल किसका होगा आप वो काउंट करोगे। एग्जामिनर हमेशा उसकी ही ऑप्शन डालता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, सेकंड है जी, दारा प्रथम के बारे में पढ़ना हमने, जिसे डेरियस वन या दायर बाहु बोला जाता है। इसने भारत पे आक्रमण करने में प्रथम सफलता हासिल की। कब? 516 बीसी में। कब? 516 बीसी में। सर्वप्रथम गंधार को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया। महाजन पद कराया ना मैंने आपको, 16 महाजन पद, तो गंधार कराया, जो क्या है आधुनिक पाकिस्तान में है। कहते हैं इसको जीत लिया गंधार को, ठीक है जी, और अपने साम्राज्य में मिला लिया। साम्राज्य विस्तार कर रहा था वो, तो ये कौन सा बनता है? 20वां प्रांत होता है उसका, 20वें नंबर का। हेरोडोटस ने ये बात बोली है कि जो गंधार को जीता, जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी क्या है? तक्षशिला, जो विश्व का सबसे पहला शिक्षा का केंद्र बना था, और जहां के कौन थे? चाणक्य गुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जिसको मतलब शिक्षक थे वहां के। भारत अभियान में उसका नौसेना अध्यक्ष साइक्लेक्स था। कई बार जो यूजीसी नेट है उसमें ये क्वेश्चन डाले हुए हैं कि पूछ लेते हैं, जो भारत पे आक्रमण करने वाला जो प्रथम विदेशी था, दायर प्रथम, उसके साथ आने वाला नौसेना का अध्यक्ष कौन था? साइक्लेक्स था। जरक्सियस के बारे में पढ़ते हैं, ये सारे के सारे हखमनी वंश से ही हैं। कहते इसने अपनी फौज में भारतीयों को भर्ती किया, परंतु यूनानियों से क्या हो गया? हार गया। ईरान में मतलब कि जो जरक्सियस था, इसने क्या किया था? अब अपने हमें अंडर कर लिया अपने, तो भारतीय लोगों को अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन ये किसके हाथों हार जाता है? यूनानियों के हाथों हार जाता है। दारा तृतीय, जिसे डेरियस थर्ड भी बोलते हैं, सिकंदर ने इसे अरबेला गोगामेला के युद्ध में 331 बीसी में, ये क्वेश्चन भाई यूपीएससी में आया हुआ है, ध्यान रखना इसका। सिकंदर ने किसे? दारा तृतीय को, डेरियस थर्ड को अरबेला गोगामेला के युद्ध में 331 ईस्वी पूर्व बुरी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया। याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये विदेशी आक्रमण हुए हमारे यहाँ पर, ठीक है जी,
तो एक नया कल्चर और हमारा कल्चर आपस में क्या होगा, इंटरचेंज होता है। वहाँ के लोग यहाँ की संस्कृति से आते हैं, चेंज मिलता है, एक दूसरे से हम कुछ सीखते हैं। कहते इसके आने से हमारा क्या परिणाम निकला, देखते हैं। कहते व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ। ये अंडरलाइन कर लो भाई, हखमनी साम्राज्य के ये जो आक्रमण हुए, इससे क्या है, खरोष्ठी लिपि का आगमन यहाँ पे होता है, जिसमें अशोक के शिलालेख मिले हैं, है ना, जो अभिलेख हम पढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। ईरानी आक्रमण के कारण अंततः सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है जी, ईरानी लोगों ने पहले यहाँ पे आक्रमण किया, तो और ईरानियों पे किसने कर दिया, सिकंदर ने कर दिया। अब सिकंदर को किसकी जानकारी हो गई, भारत की, इसलिए वो भारत पे आक्रमण करना के लिए तैयार हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम यूनानियों के बारे में। यूनानियों ने ईरान के हखमनी वंश को, तो साम्राज्य को क्या कर दिया, 331 में खत्म कर दिया। अब उसकी नजर किस पे, भारत के ऊपर। देखते हैं कैसे। कहते ईरानी साम्राज्य के शासक को पराजित कर अब यूनानी मुख्य शक्ति के रूप में सामने आए। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बनता है, परंतु 329 ईसा पूर्व उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है जी, कब का हत्या कर दी गई, 329 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी जाती है। और जो है सिकंदर महान के बारे में पढ़ते हैं, जिसने हमारे भारत पे आक्रमण किया था। यूनानी था, मैसेडोनिया, जो आप पढ़ते हो, सीरियल भी आता, देखा होगा सब लोगों ने, है ना, इसके बारे में। कहते सिकंदर के पिता कौन थे, फिलिप थे। सिकंदर के पिता कौन, फिलिप, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिकंदर का मूल नाम जो यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। और जन्म कब होता है, 356 बीसी में। और पत्नी का नाम रुखसाना, रक्सैना, जो भी है, साबुन का नाम रेक्सोना नहीं, मतलब पत्नी का नाम, किसकी पत्नी, सिकंदर की पत्नी। और इसका घोड़े का नाम बुके फराल था। ठीक है जी, बुके फेराल। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, और जिन्हें क्या बोलते हैं, अफलातून बोलते हैं। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात था। याद करें, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो, प्लूटो के गुरु का नाम सुकरात। इस तरह से आपने ये सीक्वेंस याद रखनी, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। ये है सिकंदर, कहानी शुरू करनी है सिकंदर से, सिकंदर, फिर अरस्तु, अरस्तु, ठीक है जी। और अरस्तु के गुरु के नाम प्लूटो, और प्लूटो को क्या बोलते, अफलातून, अफलातून बोलते हैं। और उसके बाद सुकरात। ठीक है जी। सिकंदर जो था 20 वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बनता है। 326 ईसा पूर्व बल्ख यानी बैक्टीरिया, वर्तमान में अफगानिस्तान में। ठीक है जी, एक एरिया है, कहाँ पर, अफगानिस्तान। पहले अफगानिस्तान हमारा ही पार्ट था, अखंड भारत का पार्ट था। वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है, मतलब ये लोग क्या बोलते हैं उसको, बल्ख बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। बैक्टीरिया तो यूनानी नाम हो गया, जगह का नाम है बल्ख, और उसको यूनानी में क्या है, बैक्टीरिया बोलते हैं। को जीत कर काबुल होता हुआ खैबर दर्रे से, ये खैबर दर्रा याद रखना भाई, ये मास्टर कैडर के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आया। ठीक है जी। तक्षशिला के शासक, तो तक्षशिला पहुंचा, तक्षशिला किसकी राजधानी है, गंधार की, वहां पहुंचा। वहां का शासक कौन, अम्भी। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत के पास खैबर दर्रा पार करता हुआ ये कहाँ पहुंचता है, गंधार पहुंचता है। गंधार की राजधानी कौन सी, तक्षशिला, तक्षशिला पहुंचता है, तक्षशिला। और यहाँ का शासक कौन था, अम्भी था, अम्भी जो भी है याद कर लेना, अम्भी था। इसने सिकंदर के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसका स्वागत किया। मतलब बिना युद्ध लड़े ही इसने क्या कर दिए, हथियार डाल दिए। आपने ये बात को ध्यान में रखना है कि एक अम्भी शासक ऐसा था तक्षशिला का, जिसने बिना युद्ध लड़े ही क्या कर दिया, सिकंदर के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर देता है। और सिकंदर आया कब था भारत, 326 ईसा पूर्व, ये याद रखना आपने।
आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कुछ विद्वानों का मानना है कि आम्भी और शिशुगुप्त, और जो आम्भी तो पता लग गया आपको तक्षशिला का शासक था, और जो शिशुगुप्त था हिंदू कुश का शासक था, ने ही सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मतलब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो आम्भी था तक्षशिला का जो शासक था और हिंदू कुश का शिशुगुप्त, इन्होंने क्या किया था, सिकंदर को बोला था कि आओ यहाँ पे आक्रमण करो। ठीक है जी, अपने अपने फायदों के लिए, क्योंकि इनकी आपस में किसी की बनती नहीं होती थी, और अपने अपने फायदों के लिए विदेशियों को इनविटेशन दे देते थे, और उसके चक्कर में पूरा भारत ही क्या है, खराब हो जाता था, उसको मतलब मार पड़ती थी पूरे भारत को ही। पोरस से युद्ध, अब मतलब कि आम्भी से तक्षशिला से आगे बढ़ता हुआ पोरस के पास पहुंच जाता है पंजाब। पंजाब को क्या बोलते थे, पुरु के शासक पोरस। पंजाब, प से पंजाब, प से पुरु और पै से ही पोरस, यहां पहुंचा। हाइडेपिस जिसका नाम क्या था, झेलम। अब मेरी बात सुनो, हाइडेपिस कौन सा यूनानी नाम है, ये हाइडेपिस नाम कौन सा है, यूनानी नाम, किसका, झेलम का, और जिसको वैदिक काल में क्या बोला जाता है, वितिस्ता बोला जाता है। तो कई क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। पुरु किसका पुराना नाम, पंजाब का, यहाँ का शासक कौन था, पोरस था, और यहाँ पे जो अपनी झेलम नदी पड़ती उसका यूनानी नाम क्या था, हाइडेपिस था, और इसको ऋग्वेदिक काल में क्या बोलते थे, वितिस्ता बोलते थे। पोरस ने युद्ध किया था, ये इसके साथ में, सिकंदर के साथ में पोरस ने क्या किया था, युद्ध किया था। पोरस युद्ध में हार जाता है, और जब इसको पकड़ के सिकंदर के सामने लाया जाता है तो इससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ये कहानी आप लोगों ने कई बार एक छोटे जो क्लासों में हमने सुनी हुई है। तो उसमें पोरस क्या कहते हैं कि ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। तो पोरस की बहादुरी को देखते हुए सिकंदर ने क्या किया, उसका साम्राज्य उसको वापस लौटा दिया, और इसकी पत्नी के साथ इसको क्या है, भाई का संबंध बनाते हैं, कि मतलब कि अपना इसकी पत्नी पोरस को अपना भाई मानती, भाई बना लेती है। ठीक है जी, एक रिलेशन बन जाता है। और झेलम नदी का तो हो गया क्लियर, उसे आगे बढ़ा। सिकंदर क्या भारत की तरफ बढ़ता आ रहा था। सिकंदर की सेना ने ब्यास, जिसे हाइफीनिया बोलते हैं, अब एक नया क्वेश्चन याद रखना, हाइफीनिया किसका मतलब यूनानी नाम है, ब्यास नदी का, याद रखना। और ब्यास को ऋग्वैदिक काल में क्या बोलते थे, विपाशा, क्या बोलते थे, विपाशा बोलते थे। नदी को पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। सिकंदर की थल सेना, जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करने आया था तो उसकी थल सेना का अध्यक्ष कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का अध्यक्ष कौन, नियारकस। अब देखो, थल सेना का तो अपना सेल्यूकस निकेटर हो गया, न से नियारकस, न से ही नीर भी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, पानी। आप इस तरह से याद कर लेना। कहते इस समय अश्मक या अश्वक, जिसकी राजधानी मसग एक सीमांत गणराज्य था, यहाँ के पुरुष सैनिक मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। क्वेश्चन पूछ लेंगे, इस समय मतलब कि सिकंदर के आक्रमण के समय किसके जो राज्य के हैं सारे के सारे पुरुष मारे जाते हैं, किसके, अशक के। ठीक है जी, और उसकी राजधानी क्या थी, मसग थी, और वहां की औरतों ने क्या कर दी, शस्त्र उठा लिए। सिकंदर ने सभी स्त्रियों को क्या कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और सिकंदर दी ग्रेट बोला था, किस बात का ग्रेट, किस बात का ग्रेट, आप मुझे ये बताइए। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर भारत में कुल कितने महीने, 19 महीने रहा। ठीक है जी, उसके बाद सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे भैया। उसमें बाढ़ आई हुई थी ब्यास नदी में, और ये एक धार्मिक फैला हुआ था, अफवाह फैली है, कुछ भी कह लो, कि ब्यास नदी को जो पार करेगा उसकी मौत हो जाएगी। और वैसे भी सिकंदर के जो सैनिक थे बहुत लंबे समय से सिकंदर के साथ अपना परिवार छोड़ छाड़ के चलते आ रहे थे, तो सिकंदर के सैनिकों ने भी थक भी चुके थे और अपने फैमिलीज के पास भी जाना चाहते थे, और ब्यास नदी को पार भी नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हमसे ना हो पाएगा। ठीक है जी, तो क्या किया, सिकंदर ने अपने विजित क्षेत्रों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप दिया, और थल मार्ग से 325 में आया, कब था, 326 में गया, कब, 325 में वापस चला गया। रास्ते में बेबीलोन, जो इराक का जगह है, बेबीलोन। ठीक है जी, इसमें 323 में, अब पहुंचने में इतना टाइम तो लगता, लंबे लंबे काफिलों में चलते थे ये,
33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। ठीक है जी, 33 वर्ष की आयु में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं, कहते उसने विजय के उपलक्ष्य में, मतलब भारत के विजय के उपलक्ष्य में निकेया और अपने प्रिय घोड़े के नाम पे बुकेफ्राल दो नगरों की स्थापना की थी। दो नगर के नाम पूछेंगे, बताइए अपनी जीत के उपलक्ष्य में सिकंदर ने कौन से दो नगर बसाए, तो क्या बताओगे, निकेया और बुकफला, बुकफला इसके घोड़े के नाम के ऊपर। सिकंदर ने एशिया माइनर, जिसको क्या बोला था, तुर्की, तुर्की को क्या बोलते हैं, एशिया माइनर बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि जो तुर्की का मैक्सिमम जो हिस्सा है ना वो एशिया में पड़ता है, और थोड़ा सा हिस्सा यानी 15 से 20% के लगभग क्या पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। तुर्की एक ऐसा कंट्री है जो दोनों कॉन्टिनेंट्स में, महाद्वीपों में, यूरोप में और एशिया में पड़ता है, लेकिन जो मैक्सिमम पार्ट है वो किस में पड़ता है, एशिया में पड़ता है। तो इसे क्या बोल देते हैं, एशिया माइनर, छोटा एशिया बोलते हैं। सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियारकस, आने सीक्रेट्स, अरिस्टोबुलस के विवरण ज़्यादा विश्वसनीय है। जब ये लोग आक्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे आपने आगे अरब आक्रमणकारी पढ़ोगे, तब उनके साथ भी क्या है, बहुत सारे विदेशी जो लेखक हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, उनका भी व्याख्यान देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अपना जो सिकंदर के आक्रमण के बाद हमने कौन सा वंश पढ़ना है, मौर्य वंश पढ़ना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ना, देखो ध्यान से, अब समझ लो इस चीज को। एक सीक्वेंस बिगड़ गई ना, सारा चैप्टर खराब हो जाएगा। मैंने क्या बताया, आपने क्या करना है, एक ट्रिक लिखनी है, हसीन, मशूक, सा, लिख लिया। अब ह से आपका हर्यंक वंश पढ़ लिया जी आपने। इसके समय पे किसका आक्रमण, अपना हखमनी साम्राज्य का, हखमनी जो ईरानी साम्राज्य था। ठीक है जी, और नंद वंश, यही अपना शिशुनाग वंश आ गया आपका, शिशुनाग ये आ गया। फिर आपका आ गया नंद वंश। नंद वंश के टाइम पे सिकंदर का आगमन होता है। ठीक है जी, सिकंदर चला जाता है वापस, डेथ होगी उसकी, कहानी खत्म हो चुकी है उसकी। यहाँ पे नंद के जो शासक थे धनानंद, ठीक है जी, उसकी किससे अनबन हो जाती है, तक्षशिला के आचार्य कौन, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों नाम उन्हीं की है, इनसे क्या हो जाती है अनबन। क्योंकि जो चाणक्य थे ना, उसने जाके मगध के शासक उस टाइम पे धनानंद को बताया कि देखिए इस तरह से विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, आप जागिए, आप नशे में रहते हो, आप क्या है मदिरा पान करके नृत्य वगैरह देखते रहते हो, आप कुछ कीजिए, आप इतने शक्तिशाली मगध के शासक को, आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन जो धनानंद था वो क्या था, क्रूर व्यक्ति था, अहंकार से भरा हुआ था। उसने क्या कर दिया, चाणक्य की इंसल्ट कर देता, बेइज्जती कर देता पूरे भरे दरबार में। तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं इसका सर्वनाश करूंगा और यहाँ पर मगध पे इसका शासन खत्म करूंगा। इसने क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका आप आगे मौर्य वंश पढ़ोगे, ये एक बच्चे को क्या करते देखते हैं, कलाओं से निपुण देखते हैं, युद्ध करते हुए, छोटी छोटी बाल जो टुकड़ियां बना के बच्चे खेलते हैं वैसे। तो इसके दिमाग में आ गया कि मैं इसको ट्रेंड करूंगा। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त शूद्र था, मतलब शूद्र मतलब नीची जाति से बिलोंग करता है, कहा जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है, मैं आगे बताऊंगी। तो सिकंदर के जाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य ने क्या किया, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा कर दिया और यहाँ पे क्या कर लिया, मौर्य वंश की स्थापना कर लेता है। तो नंद वंश के बाद आपको यहाँ पे मौर्य वंश पढ़ना है। मौर्य वंश के बाद यहाँ पर आपको ISP के ये 4 वंश पढ़ने, जो बाद में बाहर से आके यहाँ पे इन्होंने बसाव किया था, यहाँ पे आके रुके थे। अगर बीच में नहीं पढ़ाऊंगी तो सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगी। पहले बोलोगी मैम आपने पहले तो सुंग वंश करा दिया, बीच में ये इंडो ग्रीक कहाँ से आ गया, ये शक कहाँ से आ गए, पहलव कहाँ से आ गए, कर्ण मतलब ये कर्ण वंश का कुषाण कहाँ से आए, सॉरी कुषाण आएगा यहाँ पे, कुषाण कहाँ से आए। तो एक सीक्वेंस में चलेंगे,
ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करेंगे, जो बाकी का चैप्टर है कल नई क्लास में आप मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अपना